Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to start with inventories, right? A very important chapter for our exam. आज अपने क्लास में इन्वेंटरीज का बेसिक्स को करेंगे. सबसे पहले इन्वेंटरी इवैल्यूएशन का थंब रूल. ये कहां से मिला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से. क्या है ये रूल? कि इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. इन्वेंट्री इवैल्यूएशन का थंब रूल क्या है? वैल्यूएशन का थंब रूल इज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. समझते हैं इसका मतलब क्या है? एनआरवी का फुल फॉर्म क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस मार्केट सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, राइट. मार्केट सेलिंग प्राइस ये वो दाम है जिसमें इन्वेंट्रीज को अपन मार्केट में बेच पाएंगे. एंड बेचने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर होता है दैट इज सेलिंग एक्सपेंसेस. तो सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस करके जो अमाउंट रियलाइज करेंगे इन्वेंट्री को सेल करके दैट इज कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. तो इन्वेंट्री को बेचकर जो नेट वैल्यू रियलाइज करेंगे विच इज मार्केट सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस इज कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. यस नो? फटाफट जवाब दो. Yes, sir. क्लियर? हाँ. सो मार्केट सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच अपने इन्वेंट्री को मार्केट में सेल कर सकते हैं. देन सेल करने के लिए सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ता है. तो मार्केट में इन्वेंट्री को बेचकर जो नेट वैल्यू रियलाइज होता है दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी विच इज कैलकुलेटेड एज मार्केट सेलिंग प्राइस या एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, एनआरवी. तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल क्या है? कॉस्ट और एनआर cost or NRV whichever is lower. So inventories are valued at cost or NRV whichever is lower. जैसे सपोज अगर कॉस्ट ₹100 है एंड मार्केट में सेलिंग प्राइस है से 120 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है से 15. तो एनआरवी कितना हो गया? 120 माइनस 15 इज इक्वल टू 105. कॉस्ट कितना था? ₹100. तो मेरे को बताओ इन्वेंट्री को किस अमाउंट पर वैल्यू करोगे? Cost is 100, NRV is 105. Cost or NRV, whichever is lower, which is lower, cost ₹100 is lower. तो इस पर अपने इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे. देन सेकेंड एग्जाम्पल में सपोज अगर सेलिंग एक्सपेंसेस 25 होता है यानी एनआरवी कितना हो गया? ₹95. कॉस्ट कितना है? ₹100. एनआरवी ₹95. कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर? एनआरवी इज लोअर 95. तो इन्वेंट्री को अपने किस अमाउंट पर वैल्यू करेंगे? ₹95. ये जो रूल निकला है, ये रूल जो निकला है इसका ओरिजिन कहां पर है? इस रूल का ओरिजिन लाइज इन कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म क्या बोलते हैं? कि अगर अपने कोई लॉस को एंटिसिपेट कर रहे हैं तो उसको तुरंत बुक्स में रिकग्नाइज कर लेना चाहिए. जैसे ये वाले केस में सेकेंड केस में कॉस्ट ₹100 था यानी इन्वेंट्री को हमने परचेज किया था ₹100 में. बट इन्वेंट्री को बेचकर नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो हाथ में आएगा वो 95 है. तो वी कैन एंटिसिपेट अ लॉस, राइट. वी कैन एंटिसिपेट अ लॉस. तो अपने तुरंत क्या करेंगे? इन्वेंट्री को 100 के जगह 95 में बुक्स में रिकग्नाइज कर लेंगे क्योंकि मेरा इन्वेंट्री 100 के नीचे 95 में, राइट. नेट रियलाइजेबल उसका 95 है तो वो
इन्वेंट्री को 95 में अपने रिकग्नाइज यानी बुक्स में रिकॉर्ड करके रखेंगे। क्लियर? बट अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता है से 105, फर्स्ट केस में 105, एंड कॉस्ट कितना था 100, नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेचकर हाथ में नेट अमाउंट 105 आएगा, यानी अपने को प्रॉफिट होगा। ठीक है, लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। राइट, तो प्रॉफिट को तो तब तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक कि वो एक्चुअली में रियलाइज नहीं हो जाता। राइट, ये कंजर्वेटिज्म का मेन कंसेप्ट है कि प्रॉफिट जब तक रियलाइज नहीं होता उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड रिकग्नाइज नहीं करते। तो फर्स्ट केस में जब कॉस्ट 100 एंड एनआरवी 105 था, यानी इन्वेंट्री को बेचकर फायदा होगा, लॉस नहीं होगा। तो कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग अपने इन्वेंट्री को कॉस्ट में ही रिकॉर्ड करके रखेंगे, बिकॉज कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, कॉस्ट इज लोअर, तो कॉस्ट में इसको रिकॉर्ड करके रखेंगे। बिकॉज प्रॉफिट होगा बेचकर तो उसको प्रॉफिट तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाता। समझ में आया? यस, नो? बट अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू 95 है, यानी 100 से कम है, तो उसको एनआरवी में ही वैल्यू करना है। बिकॉज बेचकर फिर नुकसान नहीं होगा, बिकॉज इन्वेंट्री को परचेज किया था 100 में एंड उसको बेचकर नेट रियलाइजेबल 95 रियलाइज होगा, तो फिर वो लॉस अगर अपने एंटिसिपेट कर पा रहे हैं तो उसको आज के डेट में 95 में ही रिकॉर्ड करके रख लेंगे। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये रूल कहाँ से निकला? कंजर्वेटिज्म से, जो बोलता है लॉसेस अगर अपने एंटिसिपेट कर पा रहे तो उस लॉस को तुरंत बुक्स में रिकग्नाइज रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, एंड प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड या रिकग्नाइज नहीं करते जब तक कि वो रियलाइज नहीं हो जाता। राइट, एंड ये जो रूल है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में दिया हुआ है, जो कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड हर कोई बिजनेस एंटिटी फॉलो करता है। बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, हालांकि इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता नहीं है, बट होता है ना कभी कभी, ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछ लेता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसमें देखो, इलस्ट्रेशन 1 में सुरेखा लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट्स पी क्यू एंड आर विच आर नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल, यानी एक जैसा प्रोडक्ट नहीं, दोनों अलग अलग, तीनों अलग अलग है। तीनों प्रोडक्ट्स अलग अलग है, पी क्यू आर तीनों अलग अलग प्रोडक्ट्स है। राइट, तो इनका वैल्यूएशन अलग अलग करना है, क्योंकि दे आर नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। तीनों अलग अलग प्रोडक्ट है तो तीनों का वैल्यूएशन अलग अलग करना है। अपने को हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस दाम में उसको परचेज किया था, एंड एनआरवी दिया हुआ है ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक मींस इन्वेंट्री। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। आइटम पी का कॉस्ट इज 38, एनआरवी 42। तो बोलो किस में वैल्यूएशन करोगे? फटाफट आंसर आना चाहिए। 38। किस में वैल्यूएशन होगा? हाँ, 38। कॉस्ट। 38 में, करेक्ट। क्यू का बताओ। कॉस्ट इज 29, एनआरवी इज 29, दोनों सेम है तो ये 29 में ही। आर के केस में कॉस्ट इज 17, एनआरवी इज 14, दोनों में से लोअर इज 14, एनआरवी में वैल्यूएशन होगा ये। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अभी इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का बेसिक मीनिंग इज स्टॉक। अभी इन्वेंट्रीज को जो अपने रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, स्टॉक यानी स्टॉक जो बचा हुआ है अनसोल्ड, इसका जो रिकॉर्ड्स अपने बुक्स में मेंटेन करते हैं वो या तो फीफो बेसिस में होगा, देयर आर वेरियस मेथड्स, या तो फीफो बेसिस में या लीफो बेसिस में, एक एक करके समझाऊंगा, या सिंपल एवरेज या फिर वेटेड एवरेज। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कौन से दो मेथड्स को प्रेफर करता है? फीफो एंड वेटेड एवरेज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर है वो लीफो एंड सिंपल एवरेज को रेकमेंड नहीं करता है।
तो अपने को तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉलो करना है, बट अपने को नॉलेज के लिए बुक्स में जो दिया, मटेरियल में जो दिया हुआ है, वो चारों मेथड्स का क्वेश्चन है, फीफो का, लीफो का, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। तो अपने को एक एक करके सबको डिस्कस करना है, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज का जो रिकॉर्ड कीपिंग है, रिकॉर्ड कीपिंग करने का 4 मेथड्स है, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। इन 4 में से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कौन से 2 मेथड्स को रेकमेंड करता है? फीफो एंड वेटेड एवरेज। लीफो एंड सिंपल एवरेज रेकमेंड नहीं करता है AS2, बट अपने को चारों सीखना है, तो एक एक करके सीखते हैं। फीफो का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यस और नो? फीफो का फुल फॉर्म इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इन्वेंट्री को अपने पहले परचेज किया, उसको पहले निकालेंगे, उसको पहले यूज करेंगे, उसको पहले बेचेंगे। नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, जो आइटम हमने पहले परचेज किया था उसको पहले बेचना है या पहले कंज्यूम करना है। रॉ मटेरियल्स है तो कंज्यूम करते हैं, फिनिश गुड्स सोचा तो बेचते हैं। इन्वेंट्री तो कुछ भी हो सकता है मेरा, 3 तरीके का इन्वेंट्रीज हो सकता है। एक है रॉ मटेरियल्स, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस एंड तीसरा फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल्स यानी जो प्रोडक्शन में प्रोसेस होगा, वर्क इन प्रोग्रेस जो प्रोसेसिंग में है, वर्क इन प्रोग्रेस यानी जो प्रोसेसिंग में है, यानी मशीन में ये आइटम्स डाला हुआ है कि कंप्लीशन स्टेज में पहुंचेगा। एंड फिनिश गुड्स जो बन के रेडी हो चुका है, बेचने के लिए रेडी है। तो इन्वेंट्री 3 टाइप का है, रॉ मटेरियल्स, WIP, फिनिश गुड्स। अपने को खैर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल में समझने का जरूरत है, सच नहीं है। बट फीफो का जनरल मीनिंग इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो इन्वेंट्री पहले परचेज किया उसको पहले कंज्यूम या बेचेंगे, राइट। तो ये बेसिकली नॉर्मल कोई भी पेरिशेबल आइटम्स के लिए यूज होगा, क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स जल्दी एक्सपायर हो जाता है, तो जो पहले खरीदा उसको पहले निकालेंगे, राइट। यानी इससे अपने क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, हमारे पास लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, वो क्लोजिंग स्टॉक फ्रेश आइटम्स का होगा या पुराने आइटम्स का होगा? फीफो के केस में जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा लास्ट में, फ्रेश फीफो में आइटम। फ्रेश आइटम्स का होगा। क्योंकि फीफो के केस में अपने क्या करें, फर्स्ट जो परचेज किया उसको पहले आउट कर रहे हैं, जो फर्स्ट इन हुआ उसको फर्स्ट आउट कर रहे हैं। यानी लास्ट में जो आइटम्स मेरे पास बचा हुआ है वो लास्ट में आया हुआ आइटम्स है, लास्ट में जो आइटम्स बचा हुआ है यानी क्लोजिंग स्टॉक वो लास्ट में आया हुआ है। क्योंकि पुराना तो आप पहले ही निकालते हो, अपना सिस्टम क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पुराना माल पहले, यानी जो बचा हुआ है वो नया माल है, राइट। ये कंसेप्ट को दिमाग में रखना। Okay, so a manufacturer has the following record of purchases of a condenser which he uses while manufacturing radio sets. ठीक है, तो ये अपने को क्या दिया हुआ है, परचेजेस का डिटेल दिया हुआ है कि कौन से डेट को कितना कितना यूनिट्स अपने कंडेंसर का परचेज किए थे, एंड उसका प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। देन लास्ट में लिखा हुआ है कि 1600 यूनिट्स वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18th दिसंबर। तो देखो, अगर ये टेबल में सारे परचेजेस का लिस्ट दिया हुआ है, डेट वाइज, क्वांटिटी एंड प्राइस पर यूनिट, तो इन टोटल कितना यूनिट्स परचेज किया है? 2600 यूनिट्स परचेज किया है, राइट। एंड क्या बोला एंड में कि 1600 यूनिट्स वर इशूड, यानी इशूड यानी यूज किया है या सेल किया है, जो भी किया है। तो 1600 यूनिट्स वर इशूड। हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं? कंडेंसर, जो रेडियो सेट्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना यूनिट्स ऑफ कंडेंसर हमने इशू किया है? 1600 यूनिट्स कंडेंसर का इशू है
टू मैन्युफैक्चर रेडियो सेट्स, यानी मंथ के एंड में कितना यूनिट्स मेरे पास बचा हुआ होगा, बोलो। परचेज किया था 2600, इशू किया 1600, तो लास्ट में कितना बचा हुआ है? 1000। 1000। 1000 बचा हुआ है, 1000 यूनिट्स बचा हुआ है। और अगर अपने फीफो फॉलो कर रहे हैं, अगर अपने फीफो फॉलो कर रहे हैं, यानी ये लास्ट में जो 1000 यूनिट बचा हुआ है, ये नए स्टॉक का होगा, जो रिसेंट परचेज किया उसका होगा ना, ये सोनू? यस सर। करेक्ट। रिसेंट में जो परचेज हुआ है उसमें से ये 1000 बचा हुआ होगा, बिकॉज अपने अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे हैं, यानी पहले जो कंडेंसर पहले परचेज हुआ था वो पहले निकल चुका है, इश्यू हो चुका है प्रोडक्शन के लिए, रेडियो सेट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बाकी जो 1000 एंड में बचा हुआ है वो आउट ऑफ रीसेंट परचेजेस है। तो रीसेंट परचेजेस देखो, रीसेंट में एकदम रीसेंट से शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। रीसेंट में दिसंबर 28 में हमने 800 यूनिट, तो ये 800 यूनिट मिल गया। एंड देन उससे पहले दिसंबर 19 को 200, सो 800 प्लस 200 हो गया मेरा 1000, यानी जो 1000 यूनिट बचा हुआ है वो दिसंबर 28 का 800 एंड दिसंबर 19 का 200 हो गया ना 1000। तो इसका वैल्यूएशन करके दो, 800 इंटू 47, दिस इज प्राइस पर यूनिट, दिस इज प्राइस पर यूनिट। सो 800 इंटू 47 बताओ, 800 इंटू 47 कितना आ रहा है? 37,600। एंड 200 इंटू 60, 200 इंटू 60 कितना आ रहा है? 12,000। तो बताओ 1000 यूनिट का वैल्यूएशन कितना आ गया मेरा? 49,600 है। यस नो? समझ में आया? फटाफट जवाब दो यार, यस आगे सर। बढ़ाना ना क्लास को। ठीक है, कम से कम एक जन भी रिस्पॉन्ड करेगा तो चलेगा, बट रिस्पॉन्ड करो। ओके, चलो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलो, ठीक इसका उल्टा। यानी जो आइटम्स रिसेंट में परचेज हुए उसको पहले निकालते हैं, यानी नए आइटम्स को पहले निकालते हैं, तो लास्ट में जो आइटम्स बचेगा वो सारा पुराना आइटम्स होगा, ओल्ड प्रीवियस परचेजेस का बचा हुआ आइटम्स होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या? जो आइटम्स लास्ट में इन हुआ यानी लास्ट में परचेज हो उसको पहले आउट यानी पहले इशू किए, राइट? तो अपने नए आइटम्स को इशू पहले करते हैं एंड पुराने आइटम्स को बाद में इशू करते हैं, यानी लास्ट में जो आइटम्स मेरे पास बचा होगा वो प्रीवियस परचेजेस का होगा, रीसेंट परचेजेस का नहीं होगा। यस और नो? यस। लीफो वाला सिस्टम यस सर। कौन से प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होता है? सबसे फेमस वाइन, है ना? बिकॉज वाइन जितना पुराना होगा उतना उसका वैल्यू बढ़ता है। बढ़ेगा। ये एक्सपीरियंस लोग बता पाएंगे, अग्री कर पाएंगे? तो आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड प्लीज, क्लियर? बट गुड नॉलेज गुड। है इसका। ठीक है, तो वाइन के केस में लीफो अपने फॉलो करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो मेरे को बताओ इसी एग्जाम्पल को अगर अपने ले, इसी एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 3 दिया हुआ है, छोड़ो, इलस्ट्रेशन 3 लेते हैं। In the previous example, assume the following issues were made during the month of December. तो ये इश्यूज का मेरे को डेट वाइज नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है। याद करो 1600 यूनिट इशू हुआ था, 1600 यूनिट का डेट वाइज, 1600 यूनिट का डेट वाइज अपने को क्वांटिटी इशूड दिया हुआ है 1600 का, 500 प्लस 600 प्लस 500 इज 1600, राइट? तो करते हैं अपने इसको। तो देखो डेट्स को पहले अपने सजा लेते हैं, जैसे ऊपर में जो टेबल है इलस्ट्रेशन 2 में उसमें परचेजेस का टेबल है, एंड इलस्ट्रेशन 3 में जो टेबल है वो इश्यूज का टेबल है, राइट? ऊपर में जो टेबल है वो परचेजेस का टेबल है
एंड इलस्ट्रेशन 3 में जो टेबल है वो इश्यूज का टेबल है, तो अपने डेट वाइज इसको सजा लेते हैं। तो इसको बनाना कैसे है, मतलब प्रेजेंट कैसे करना है, वो डिस्कस करेंगे, बट अभी एक बार लीफो मेथड को समझा रहा हूं। तो पहले December 4 को परचेज हुआ है, देन December 5 को इश्यू हुआ, देन नेक्स्ट इश्यू December 20, तो उसके पहले December 10 को परचेज हुआ था, देन December 11 को परचेज हुआ था, देन December 19 को परचेज हुआ था, उसके बाद December 20 को इशू है, एंड देन December 28 को अपने परचेज किए थे, एंड लास्ट में December 29 को एक और इशू है। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। तो December 4 को परचेज किया था 900 यूनिट, ठीक है, 900 यूनिट परचेज किया था, एंड देन नेक्स्ट डेट अपना December 5 का है। December 5 को अपने 500 यूनिट इशू कर रहे हैं। तो ये जो 500 यूनिट इशू हो रहा है, ये आउट ऑफ दिस 900 यूनिट्स है, ठीक है। तो 900 में से 500 को निकाल दिया, तो कितना बच रहा है, 400। देन नेक्स्ट डेट क्या है, December 10, 400 यूनिट और परचेज किए। देन नेक्स्ट डे December 11, 300 यूनिट और परचेज किया, एंड देन December 19, 200 यूनिट और परचेज किया। उसके बाद December 20 को क्या किया, 600 यूनिट इशू किया। अब क्योंकि अपनी लीफो फॉलो कर रही है, जो 600 यूनिट इशू है ये रिसेंट परचेज में से हुआ है। तो December 20 को ये जो 600 यूनिट इशू है, December 20 से ठीक पहले, December 20 को ये 600 यूनिट इशू है, तो December 20 से ठीक पहले रिसेंट में कौन सा, कितना यूनिट्स परचेज हुआ था रिसेंट में, कौन से डेट में परचेज हुआ था, बोलो ठीक, December 20 से 19 December 19। तो 19 का 200 यूनिट गया, 19 का 200, टोटल में 600 इशू किया था, तो 600 में से 200 December 19 का, एंड देन December 11 का, उससे पहले ठीक December 11 को 300, तो ये 300 भी 600 में गया, एंड देन December 10 का 100 ना, ये 100 नो, यस सर 100 करेक्ट। टोटल में 600 यूनिट इशू किया, तो लीफो फॉलो कर रहे हैं, तो रिसेंट December 20 से पहले December 19 में 200, 11 में 300 हो गया 500, 600 यूनिट इशू किया, तो 100 और इशू किया, तो December 10 के स्टॉक में से इशू किया था, राइट। तो इधर से 100 गया, तो कितना बचा इधर में, 300, यस और नो, यस सर। क्लियर, ओके। देन नेक्स्ट December 28 को परचेज किया है 800 यूनिट, एंड देन December 29 को इशू कितना किया है, 500। तो ये जो 500 है, December 29 से ठीक पहले December 28 को जो 800 यूनिट परचेज हुआ उसमें से इशू हुआ होगा, यस और नो में जवाब दो। यस तो 800 में से 500 इशू हो चुका है December 29 को, तो बचा कितना, 800 में से 300 यूनिट बचा, यस और नो, 500 क्लियर। यूनिट से 800 में से 500 यूनिट इशू किया, तो कितना बचा, 300 ना। यस सर। हाँ 300 मैंने कुछ और बोल दिया था क्या, December 29 को 500 यूनिट इशू किया, इससे ठीक पहले December 28 को 800 यूनिट परचेज किया था, तो 800 में से 500 गया, तो बचा 300, ठीक है। तो कितना यूनिट्स कैसे कैसे कहाँ कौन से डेट का बचा हुआ है, December 4 का 400 यूनिट 50 के हिसाब से, December 10 का 300 यूनिट 55 के हिसाब से, एंड December 28 का 300 यूनिट 47 के हिसाब से। कितना हो रहा है, कैलकुलेशन कर लो। 400 into 50 is 20,000, 300 into 55 is 16,500, एंड देन आमना म्यूट कर लो, एंड देन 300 यूनिट 47 के हिसाब से 14,100। कैलकुलेट करके दो, कितना आ रहा है,
कितना आ रहा है? 1000 यूनिट बचा होगा ना? 1000 यूनिट का हिसाब मिला कि नहीं मिला? बिकॉज परचेज किया था 2600 एंड इशू के 1600। तो कितना हाँ यूनिट्स हाँ बचा हुआ सर है? 1000। 1000 हाँ बचा हुआ है, राइट? तो 1000 का हिसाब मिल गया ना? 400 यूनिट दिसंबर 4 के, 300 दिसंबर 10 से, एंड बाकी 300 दिसंबर 28 से, हो गया 1000। तो 1000 का हिसाब लगाओ। 400 × 50 प्लस 300 × 55 प्लस 300 × 47, कितना आ रहा है टोटल बताओ? पचास बहुत हजार टाइम छह लग सौ रहा है। 50,600। इतना लेट नहीं करो प्लीज, है ना? 50,600 बचा हुआ है, ठीक है? देखो लास्ट में, द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 1000 पीसेज विल बी 50,600। क्लियर है? बट अपने इसका रिकॉर्ड कैसे रखते हैं? एक स्टोर्स लेजर बनाकर। स्टोर्स लेजर कोई लेजर अकाउंट नहीं है। लेजर इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड ले डाउन, मतलब हिसाब के रखने की प्रोसेस को अपने लेजर बोलते हैं। लेजर, द वर्ड लेजर इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड ले डाउन। तो अपने हिसाब को रख रहे, तो स्टॉक का हिसाब कैसे रखा जाता है? ये फॉर्मेट में रखा जाता है, जिसमें अपने डेट, रिसीट्स, यानी जब परचेज करते हैं तो वो हिसाब रिसीट्स में, इशू, एंड देन बैलेंस। तो रिसीट्स का अपने क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू का क्वांटिटी रेट अमाउंट, एंड देन बैलेंस इन्वेंट्री का क्वांटिटी रेट अमाउंट। इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है? यस, नो? यस सर। तो इलस्ट्रेशन 3 डन, लीफो। एंड देन इलस्ट्रेशन 4 इज सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज जैसा नाम वैसा ये मेथड। सिंपल एवरेज इज वेरी सिंपल। जैसे क्या हो रहा है, जो आइटम्स अपने परचेज किए थे, वो आइटम्स जो परचेज किए थे ये सारे डेट्स में, जैसे दिसंबर 4 को जो परचेज किया था वो 55 पर यूनिट, 10 को 50, सॉरी, दिसंबर 4 को जो परचेज किया था वो 50 पर यूनिट, दिसंबर 10 को 55 पर यूनिट, देन दिसंबर 11 को 55 पर यूनिट, दिसंबर 19 को 60 पर यूनिट, दिसंबर 28 को 47 पर यूनिट। तो ये सारे प्राइस पर यूनिट या कॉस्ट पर यूनिट जो भी कहो आप, इनका सिंपल एवरेज निकालो। ये जितने भी सारे प्राइस पर यूनिट है, इनका सिंपल एवरेज निकालो। कैसे निकालोगे? 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47 करके कितना आ रहा है? 267 आ रहा है। और कितना नंबर ऑफ वैल्यूज लिया आपने? 1 2 5। 5 लिया, तो डिवाइडेड बाय 5 करो, 267 बाय 5 करो, कितना आ रहा है? 53, 53.4. 53 53.4 आ रहा है। 53.4 आ रहा है। ये सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस पर यूनिट है। दिस इज सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस पर यूनिट। और लास्ट में कितना यूनिट्स बचा हुआ है? 1000 यूनिट्स बचा हुआ है, 1000। ठीक है? तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करोगे? 1000 यूनिट्स एंड सिंपल एवरेज प्राइस पर यूनिट इज 53.4 पर यूनिट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन निकल जाएगा। कितना रहे? इंटू 1000, 53,400। 53,400 इज सिंपल एवरेज। क्लियर है? ये एनालिसिस का टेबल मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, वेटेड एवरेज। इंपॉर्टेंट क्या है इन जनरल, नॉट फॉर एग्जाम? इंपॉर्टेंट इन जनरल क्या? फीफो एंड वेटेड एवरेज, राइट? तो अभी वेटेड एवरेज सीख रहे हैं। वेटेड एवरेज का एक सिंपल फंडा मैं बता देता हूँ, ठीक है? करते हैं इसको।
जैसे अपने इलस्ट्रेशन 2 में जो टेबल है वो परचेजेस का दिया हुआ है, एंड इलस्ट्रेशन 3 में जो टेबल है वो इश्यूज का दिया हुआ है। ठीक है, तो परचेजेस एंड इशू का डेटा अपने को डेट वाइज, क्वांटिटी वाइज एंड परचेजेस के केस में प्राइस पर यूनिट भी दिया हुआ रहता है। तो ये डेटा हमारे पास है। तो अपने को बेसिकली एक स्टोर्स लेजर बनाकर इन्वेंट्री का एवेल्युएशन करना है यूजिंग वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट जैसा कि हमने पहले देखा, डेट, रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस। ठीक है, तीनों में 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब देखो फंडा को देखो। ठीक है, रेडी? ध्यान से सुनो और समझो। जिसे दिसंबर 4 को 900 यूनिट परचेज किया था, रेट क्या था? 50। तो 900 इंटू 50 इज 45। दिसंबर 4 को सिर्फ ये 900 यूनिट परचेज किए थे एट द रेट ऑफ ₹50 पर यूनिट, तो 45,000 का परचेज किया था। इश्यू वगैरह कुछ नहीं है, तो बैलेंस में ये सेम लिख लेंगे। करेक्ट है। देन दिसंबर 5 को 500 यूनिट इशू किया था। यस, तो ये 500 यूनिट इसमें से इशू है, इसी लॉट में से इशू है। तो 50 रेट, प्राइस पर यूनिट इज रेट, द अमाउंट इज 500 इंटू 50, 25,000। बैलेंस कितना बच रहा है? 400 यूनिट, 50 के हिसाब से 20,000 का। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कुछ है नहीं तो क्लियर का कोई है ना? समझ में ना? यस, नो? Yes, देन sir. अब आ जाओ। Yes, sir. अब यहां से वेटेड एवरेज का एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। दिसंबर 10 में 400 यूनिट परचेज किया था 55 प्राइस पर यूनिट के रेट से, तो अमाउंट कितना आ रहा है? 22,000। राइट? तो बैलेंस इन्वेंट्री के कॉलम में कैसे लिखना है, ध्यान से सुनो इसका एक। कैसे लिखना है, जैसे दिसंबर 10 से पहले दिसंबर 5 को बैलेंस के कॉलम में चेक करो, क्वांटिटी कितना बचा हुआ है? 400। यस और नो? एंड दिसंबर 10 को हमने कितना परचेज किया? और 400। यानी हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितना हो गया? 400 प्लस 400, 800। तो अपने को बैलेंस के कॉलम में क्या करना है? प्रीवियस डेट के बैलेंस को, प्रीवियस डेट के बैलेंस को एंड करेंट डेट के रिसीट्स को, की क्वांटिटी को टोटल करना है। तो प्रीवियस डेट दिसंबर 5 के बैलेंस में क्वांटिटी 400 एंड करेंट डेट दिसंबर 10 का क्वांटिटी 400, दोनों का टोटल क्या? 400 प्लस 400 इज 800, 800 ही बचेगा। राइट? एंड देन अमाउंट को भी ऐड कर दो, जैसे क्वांटिटी को ऐड किया वैसे अमाउंट को ऐड करो। सो 20,000 प्लस 22,000 इज 42,000। तो अपने को क्या करना है? वेटेड एवरेज में क्या करना है? बैलेंस के कॉलम में क्या करना है? पहले क्वांटिटीज को ऐड करना है, देन अमाउंट को ऐड करना है, देन रेट कैसे निकालना है? कौन बता सकता है रेट कैसे निकालना है? रेट अपने को निकालना होगा। 50 बयालीस plus हजार 55 divide करेक्ट, 42,000 डिवाइडेड बाय 800। 800, 42/800 इज 52.5। अब समझ में आ गया? देन नेक्स्ट, दिसंबर 11 को 300 यूनिट परचेज किया 55 के हिसाब से 16,500 का। तो अब बैलेंस के कॉलम में कैसे लिखना है? 300 प्लस 800, 1,100। देन अमाउंट के कॉलम को टोटल करो, 42 प्लस 16,500 कितना आ रहा है? 58,500। देन रेट निकालना है अपने को, इसमें रेट निकालना है। रेट कैसे निकालोगे? 58,500 डिवाइडेड बाय 1,100 इज कमिंग टू 53.18। देन सर सर बोल बोल ऐसे भी बोल। तो कर सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे 50 + 55 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो उसका वो आ नहीं आएगा, जाएगा। वो सिंपल एवरेज होता है।
ये वाले केस में देखो गुट्टू, ये वाले केस में 50 प्लस 55/2 52.5 आएगा, बिकॉज इन केस इस केस में क्वांटिटी सेम है, 400 प्लस 400। बट आप ये वाले केस में देखो 52.5 प्लस 55/2 करके 53.18 कदापि नहीं आएगा, क्योंकि इस केस में इधर में 52.5 का वेट 800 यूनिट का है, एंड इधर में 55 का वेट 300 यूनिट है। हम लोग जो रेट, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट का वेटेड एवरेज कर रहे हैं, रेट का वेटेड एवरेज कर रहे हैं, रेट यानी प्राइस पर यूनिट का वेटेड एवरेज कर रहे हैं। एंड प्राइस पर यूनिट को कौन सा वेट्स असाइन कर रहे हैं, क्वांटिटी का वेट्स असाइन कर रहे हैं। तो इधर में जो क्वांटिटी है, दैट इज द वेट्स असाइन टू द प्राइस पर यूनिट। तो इस केस में प्रीवियस डेट दिसंबर 10 को रेट 52.5 का वेट इज 800 यूनिट, तो इसमें 800 यूनिट का वेट लगाया हुआ है, बिकॉज 800 यूनिट का रेट इज 52.5। एंड देन करेंट डेट दिसंबर 11 को 55 के हिसाब से 300 यूनिट परचेज किया, तो 55 का वेट इज 300 यूनिट। समझ में आ रहा है? तो इधर में यस सर। वेट्स अलग अलग है। प्रीवियस केस में क्या था, 400 400 सेम वेट्स हो रहा था, तो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज एक ही अमाउंट देता था रेट पर यूनिट। बट इस केस में वेट्स 800 और 300 दोनों अलग अलग वेट्स असाइन हुए, यस सर। तो सिंपल एवरेज का फंडा विल नॉट वर्क। आई होप समझ में आ रहे हैं? ठीक यस है। सर। तो इधर में 53.7 बेसिकली, सर। करेक्ट। तो इधर में जो अपने वेट्स असाइन, इधर में जो वेटेड एवरेज अपने कर रहे हैं, मेथड का नाम क्या है, वेटेड एवरेज। तो इधर में अपने किसका वेटेड एवरेज कर रहे हैं, रेट, प्राइस पर यूनिट, जिसको हम लोग यूज करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के लिए। तो प्राइस पर यूनिट को अपने वेट्स असाइन कर रहे हैं। एंड वेट्स कैसे असाइन कर रहे हैं, कि उस प्राइस पर कितना क्वांटिटी यूनिट्स परचेज हुआ था। तो जितना क्वांटिटी यूनिट्स परचेज हुआ था एक पर्टिकुलर प्राइस पर, उसका वेट उतना ही होगा। जितना क्वांटिटी उस प्राइस पर परचेज हुआ, उसका वेट उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे 55 के हिसाब से 300 यूनिट परचेज किया था, तो उसका वेट 300 यूनिट का है। क्लियर? समझ में आया? यस नो? यस सर। ओके। मैथमेटिकली भी अगर प्रूफ देना है तो बोलो, मैं दे सकता हूँ, बट उसमें थोड़ा टाइम निकल जाएगा। तो अगर अपना काम बन गया है तो अपने आगे बढ़े, अदरवाइज अगर मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए कि सर मेरे को वेटेड एवरेज का फॉर्मूला जरा याद आ गया, समेशन डब्ल्यू एक्स बाई समेशन डब्ल्यू, ठीक है, ऐसा ही है ना वेटेड एवरेज। तो इसको कैसे इधर से कनेक्ट, इसमें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। वेट्स मैंने क्या बोला, क्वांटिटी है, एंड वेटेड एवरेज अपने प्राइस पर यूनिट का कर रहे हैं, तो एक्स इज माई प्राइस पर यूनिट। तो अब देखो क्वांटिटी इनटू प्राइस पर यूनिट इज व्हाट, अमाउंट। तो डब्ल्यू एक्स इज व्हाट, अमाउंट। समेशन डब्ल्यू एक्स मतलब क्या, अमाउंट का टोटल। तो अपने देखो 42,000 प्लस 16,500 को ऐड करके 58,500 निकाला। तो 58,500 क्या, समेशन डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू इज वेट विच इज क्वांटिटी, एक्स इज रेट, क्वांटिटी इंटू रेट इज अमाउंट। सो अमाउंट का समेशन इज समेशन डब्ल्यू एक्स। तो हम लोग 42,000 अमाउंट एंड 16,500 के अमाउंट को ऐड करके समेशन डब्ल्यू एक्स 58,500 निकाला। देन हमें हमारा समेशन डब्ल्यू क्या है, समेशन ऑफ वेट्स, एंड वेट्स मेरा क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी 800 प्लस 300, समेशन ऑफ वेट इज 1,100। तो दिस इज समेशन डब्ल्यू। सर एग्जाम में डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना। बोल बेटा कैसे, डायरेक्ट मतलब विदाउट स्टोर्स लेजर बनाकर। नहीं नहीं सर, इतना फॉर्मूला वगैरह नहीं देते। नहीं, फॉर्मूला तो वो तो बेसिकली कंसेप्ट को बताने के लिए करा ना, फॉर्मूला क्यों लगाना है अपने को।
अपने तो डायरेक्ट ही करना है, अपने को स्टोर्स लेजर ही ये करना तो है। है ये ही तो सर। बस एक कंसेप्ट बता रहा हूं मैं कि वेटेड एवरेज इसका नाम कैसे जस्टिफाइड है, और इसमें वेटेड एवरेज अपने प्राइस पर यूनिट रेट का कर रहे हैं, एंड वेट्स कैसे साइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी। समझ में आया ना? यानी जिस प्राइस पर जितना क्वांटिटी परचेज हुआ वो उसका वेट बना। क्लियर है? तो अपने समेशन डब्ल्यू एक्स यानी अमाउंट एंड समेशन डब्ल्यू यानी टोटल क्वांटिटी, तो समेशन डब्ल्यू एक्स बाय समेशन डब्ल्यू इज टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू रेट। क्लियर है? अपने को एग्जाम में ऐसे ही करना है जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग को अमाउंट्स का टोटल क्वांटिटी का टोटल करके रेट को निकालना है, कैसे? टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी करके। देन दिसंबर 19 200 यूनिट 60 के हिसाब से 12,000 का अमाउंट का टोटल करो। 58,500 प्लस 12,000 इज 70,500। देन क्वांटिटी का टोटल 1,100 प्लस 200 इज 1,300। देन रेट निकालो 70,500 बाई 1,300 इज 54.23। देन नेक्स्ट डे दिसंबर 20 को 600 यूनिट इशू हुआ है, तो 600 यूनिट किस पीरियड से इशू हुआ होगा? जो प्रीवियस डेट का रेट है, प्रीवियस डेट इज दिसंबर 19। दिसंबर 19 को जो इन्वेंट्री बचा हुआ था 1,300 यूनिट, ये 600 यूनिट इसी 1,300 में से इशू हुआ है, तो ये 1,300 यूनिट का रेट पर यूनिट कितना था? 54.23। तो ये इसी 54.23 से इशू हुआ है, यानी इसका अमाउंट कितना हो गया? 32,538। क्लियर? यानी इशू के टाइम में देख रहे हैं अपने प्रीवियस डेट का रेट का वेटेड एवरेज पुट कर रहे हैं, यानी बैलेंस के कॉलम में जो रेट है, इशू के केस में क्या कर रहे हैं? प्रीवियस डेट के बैलेंस के कॉलम में जो रेट है, दिसंबर 20 को इशू है, इसका प्रीवियस डेट दिसंबर 19, दिसंबर 19 के बैलेंस के कॉलम में रेट 54.23 है, तो उसी रेट को अपने एज इट इज ले लेंगे। देन अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी इंटू रेट करके। 600 इंटू 54.23 इज 32,538। 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि डेसिमल का चक्कर है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। एंड देन अब बैलेंस इन्वेंट्री कैसे करें? अब इशू है तो अपने परचेज के टाइम में हम लोगों ने प्लस किया था, तो इशू बैलेंस इशू के टाइम में क्या करोगे? इशू हो रहा है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री निकल रहा है ना, तो प्लस या माइनस? माइनस। माइनस करेंगे। तो अभी बैलेंस इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? 1,300 यूनिट प्रीवियस डे में था, करेंट डेट में 600 यूनिट इशू हुआ, तो बचा 700। प्रीवियस डेट का बैलेंस अमाउंट 70,500 है, करेंट डेट में जो इशू हुआ उसका अमाउंट इज 32,538। तो 70,500 माइनस 32,538 इज कमिंग टू 37,962। यानी इशू के केस में अपने क्वांटिटी और अमाउंट को माइनस करते हैं, एंड रिसीट्स के केस में अपने क्वांटिटी और अमाउंट को ऐड करते हैं बैलेंस के लिए। बैलेंस के लिए देन रेट तो अपने को वैसे ही निकालना है जैसे हम लोग निकालते हैं, अमाउंट बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू रेट, और रेट वही आएगा 54.23 आएगा। वेरी लॉजिकल, बिकॉज रिसेंट में कोई परचेज नहीं हुआ है ना, ये तो सिर्फ इशू है, परचेज नहीं हुआ है। परचेज होने से वेट्स, परचेज होने से रेट चेंज हो जाता है, परचेज होने से रेट चेंज हो जाता है। इशू के केस में रेट पुराना लेते हैं, परचेज करने से रेट चेंज हो जाता है, इशू के केस में रेट पुराना लेते हैं। समझ में आया? देन दिसंबर 28 को 800 यूनिट परचेज किया था 47 के हिसाब से, तो अमाउंट है। आवाज बहुत खराब आ रहा है। यस बेटा। सर अब ठीक है, आपका नेटवर्क पहले स्टेबल नहीं था। मेरा नेटवर्क स्टेबल नहीं था, तो मैं नहीं नेटवर्क नहीं, में अब है। अभी अभी मैं कंप्लेन करूंगा। ठीक है? हम लोग के पास तो अच्छा आ रहा है। नहीं नहीं हाँ नहीं सर, नहीं। मेरे पास भी नेटवर्क सही आ रहा है। हाँ हाँ, तो कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करेंगे नेटवर्क को, और बहुत गुस्सा करूंगा मैं नेटवर्क वालों से, मेल में मेल भी करूंगा, कॉल भी करूंगा कि कैसे हुआ कि क्लास के बीच में बानी मुखा को आवाज सही नहीं आया। ये तो गुस्ताखी हो गई हमारे क्लास के बीच में, तो इसका क्षमा नहीं मिलेगा नेटवर्क वालों को, कंपनी बंद करवा दूंगा मैं, है ना? चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बानी मुखा क्लास कर रही है तो सर की तरफ से नेटवर्क में कोई इशू नहीं चलेगा। ओके, चलो।
तो दिसंबर 28 को हमने 800 यूनिट परचेज किया, तो 47 के हिसाब से 37,600 का। तभी बैलेंस के कॉलम में 700 प्लस 800 1500, एंड देन अमाउंट को अपने टोटल करेंगे 37,962 प्लस 37,600 इज कमिंग टू 75,562। एंड रेट कैसे निकालना है, अमाउंट पर क्वांटिटी को डिवाइड करके रेट आ जाएगा। देन दिसंबर 29 को इश्यू हुआ था 500 यूनिट, तो जो रेट है अपने पुराना वाला पकड़ेंगे, बिकॉज इससे पहले डेट में 1500 यूनिट 50.37 के रेट के हिसाब से था। तो जो ये 500 यूनिट इशू हुआ ये इसी 1500 में से इशू है, तो इसका रेट भी 50.37 होगा। तो अपने 50.37 पुराना वाला रेट का पकड़ा, एंड देन अमाउंट कैलकुलेट किए 500 इंटू 50.37 25,185 आ रहा है, ये सोनो। देन बैलेंस के केस में माइनस करके क्वांटिटी को माइनस करो, 1500 माइनस 500 1000 यूनिट बचा हुआ है। देन अमाउंट को माइनस करो, 75,562 माइनस 25,185 कितना आ रहा है 50,377। डिवाइड करो अमाउंट को क्वांटिटी से तो आपको रेट मिल जाएगा। एंड रेट आप देखोगे इशू के केस में पुराना वाला रेट ही बैलेंस में होता है, क्योंकि रेट चेंज कब होता है, जब अपने परचेज करते हैं। क्लियर है? तो ये हुआ वेटेड एवरेज, यानी अभी अपने फीफो लीफो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज कर लिए, डन। एंड एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में दिया हुआ है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, वो भी समझे, और एक छोटा सा इलस्ट्रेशन उस पर भी किया। ठीक है, अभी इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने को इलस्ट्रेशन 11 एंड 12 में मिलेंगे। तो इलस्ट्रेशन 11 एंड 12 में इसी टाइप के इलस्ट्रेशंस हैं। जैसे इलस्ट्रेशन 11 में अपने को फीफो फॉलो करना है, एंड इलस्ट्रेशन 12 में अपने को वेटेड एवरेज फॉलो करना है, बिकॉज ये दो मेथड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रेकमेंड करता है। ठीक है, तो इसका अपने एक बार प्रैक्टिस करेंगे घर में, होम टास्क है मेरा, स्टोर्स लेजर प्रिपेयर करके। और कोई भी टॉपिक को मैं एज सच छोड़ना बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ, बिकॉज इंस्टीट्यूट का फितरत है वो कहीं से भी कोई भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन जो मटेरियल में है उठाकर दे सकता है। हाँ, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक्स हमने किया है अभी वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो एग्जाम में टेस्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, ये इंस्टीट्यूट करता है ऐसा। कई बार क्या होता है कि इजी टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाता है जो स्टूडेंट ने सोचा था कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो करके नहीं गया, स्किप कर दिया, बट वहां से भी क्वेश्चन उन लोग दे देता है। तो अपने को ऐसा कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। तो इलस्ट्रेशन 11 एंड 12 अपना होम टास्क है। क्लियर? तो अभी हम लोग स्टेप कर रहे हैं मेन क्वेश्चंस की तरफ, जो कि बेसिकली एक प्रॉपर इन्वेंट्री इवैल्यूएशन का क्वेश्चंस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो इलस्ट्रेशन 6 टू इलस्ट्रेशन 10 है, यानी एग्जाम के लिए अगर मैं बोलूं तो आप इलस्ट्रेशन 6 टू 10 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितना भी है वो सब रिवाइज करोगे। एंड ये जो फीफो लीफो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज एंड कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उसका ज्ञान एक बार क्लास में ले लिया है, एंड घर में एक बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने कर लिया, तो बस वो एग्जाम तक चल जाएगा। यानी एग्जाम से पहले उसको अनलेस आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो देखने का जरूरत भी नहीं है। तो एग्जाम से पहले क्या रिवाइज करना है, इलस्ट्रेशन 6 to 10 एंड प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे के सारे, राइट। तो अभी अपना मेन चैप्टर का डिस्कशन, मेन क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू हो चुका है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपने दो पार्ट्स में करेंगे। आज अपने इलस्ट्रेशन 6 एंड 7 को कवर करेंगे, एंड देन नेक्स्ट क्लास अपने बाकी इलस्ट्रेशंस को 8 9 10 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, सो इलस्ट्रेशन 6 में आ जाओ। इलस्ट्रेशन 6 एंड 7 एक जात का है।
तो मैं इसको दोनों को एक तरीके से टाइप 1 बोलता हूँ। सेम टाइप का है, बिकॉज इलस्ट्रेशन 8 में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो वो टाइप 2 बन जाता है। एंड देन इलस्ट्रेशन 9 एंड 10 में अलग टाइप के इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अपने कैटेगराइज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, अदरवाइज मेरे को कंफ्यूजन रहता है कि इलस्ट्रेशन 6 को आपने ऐसे सॉल्व किया, इलस्ट्रेशन 8 को आपने ऐसे सॉल्व किया, 10 को ऐसे सॉल्व किया, क्यों डिफरेंस है? अरे भैया, दोनों तीनों अलग अलग टाइप के इलस्ट्रेशंस है, तो इनका सोल्यूशन भी तो अलग अलग ही होगा। जस्ट बिकॉज ये सेम चैप्टर में है तो सोल्यूशन का एक सेट पैटर्न थोड़ी ना है। ये सेट पैटर्न वाला चीज क्लास 11 12 में चल सकता था, फाउंडेशन में तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। तो देयर इज नो सेट पैटर्न, you have to apply your knowledge and sometimes common sense also to crack a question. Approach question wise change होता है, solve करने का पैटर्न question wise change होता है, because अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, तो इसलिए अपने इसको कैटेगराइज करके चल रहे हैं। तभी एक दिन में सारा क्वेश्चंस में नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है? तो आज अपने इलस्ट्रेशन 6 एंड 7 को करेंगे, विच इज टाइप 1, यानी इलस्ट्रेशन 6 एंड 7 एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है? चलो आ जाओ। इलस्ट्रेशन 6 में कुछ नीचे में बड़का बड़का बात बोला हुआ है, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ये मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ये क्या है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड? ये बिल्कुल भी मेरे को समझ में नहीं आया। बट ऐसा नहीं कि मैं समझाऊंगा नहीं, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि सर ये क्या है। बट इसको अपने जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का, तब अपने को ऑटोमेटिकली ये वाले नाम का मीनिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है? राइट, अभी क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में डिस्कस करते हैं। मेसर्स एक्स वाई एंड जेड आर इन रिटेल बिजनेस, ठीक है, इनका बिजनेस रिटेल बिजनेस है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स, गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स इज परचेजेस। परचेजेस कितना का किया? 15,75,500 का परचेज किया है, विच इज सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस का मतलब क्या है? ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस का इफेक्ट देना है या नहीं देना है, या देना हो चुका है? देना देना हो है। चुका है, देना बाकी है? देना है। देना है। देना बाकी है ना, इसका मतलब तो। अरे जवाब दे दो। हाँ यस सर, सर। अभी बिल्कुल। देना बाकी है। ओके, सो ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस का इफेक्ट अपने को देना बाकी है। सो ट्रेड डिस्काउंट को अपन क्या करेंगे, प्लस या माइनस? माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। एंड टैक्स को अपने क्या करेंगे, प्लस या माइनस? बैलेंस में ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। तो पहले क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस या टैक्सेस को ऐड? पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस। पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस, ये जीएसटी रूल खुद ही बोलता है कि पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो अमाउंट आएगा उस पर अपने जीएसटी लगाकर बिल बनाएंगे, ठीक है? तो करो, 15,75,500 माइनस 3% का ट्रेड डिस्काउंट करो, कितना आ रहा है? 15,75,500 माइनस 3% का ट्रेड डिस्काउंट करके कितना आ रहा है बिफोर जीएसटी? अमाउंट बता दो। 15,28,235 आ रहे हैं। अग्री और डिसएग्री? अग्री। करेक्ट। देन इसके ऊपर अपने 11% का जीएसटी ऐड कर दो, प्लस 11% करो, कितना आ रहा है? 11% का जीएसटी ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 16,96,341। यस नो? यस सिक्सटीन सर। लैख 96,341 आ रहा है। देन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये तो परचेजेस से कनेक्टेड मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस है ये, यस और नो? यस।
परचेजेस के साथ कनेक्टेड मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी परचेजेस का टोटल अमाउंट कितना हो गया? 16,96,000 प्लस 341, सॉरी 16,96,341 प्लस 87,500. यस और नो? बिल यस मेरा बना है 16,96,341 का, बट परचेजेस से कनेक्टेड मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस, वो परचेज के आइटम्स को पैकेजिंग एंड उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी है। सो ये डायरेक्ट एक्सपेंस से परचेजेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसके बिना परचेज, ये एक्सपेंसेस करना जरूरी है परचेज करते टाइम, राइट? तो इसको परचेजेस के अमाउंट के साथ अपन ऐड करेंगे, तो मेरा टोटल कितना आ रहा है? 16,96,341 प्लस 87,500 करके कितना आ रहा है? 17 लाख 83,841। 41। ठीक है, तो मैं क्या इसको ऐसे बोल सकता है, दिस इज माय कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल? क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता है? पकड़ने का कोशिश करो। क्या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज माय कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल? यस और नो में जवाब दो। यानी इतना आइटम्स परचेज किया तो उसका इतना अमाउंट लगा, तो ये आइटम्स अपने बेचने के लिए परचेज किए, तो दीज आर माय कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यस यस और नो? दिस इज माय कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक है नहीं। ओपनिंग स्टॉक अगर नहीं है, यानी करेंट ईयर में जितना परचेज हुआ है, देवर दी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक अगर नहीं है, यानी करेंट ईयर में जो परचेज हुआ है ताजा ताजा, वही गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। एंड परचेजेस का टोटल अमाउंट कितना है? 17,83,841। सो दिस इज अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 22,45,500 है, 22,45,500 है। देन और क्या दिया हुआ है? सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि सारा आइटम्स बिका नहीं है, कुछ आइटम्स नहीं भी बिके, अनसोल्ड रह गए, क्लोजिंग स्टॉक में वो पड़ा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या दिया हुआ है? सेल्स प्राइस दिया हुआ है। यानी जो आइटम्स क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है, उसको अगर अपने सेल करने जाए, तो सेल कितना में कर सकते हैं? 2,35,000 में सेल कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है अनसोल्ड, उसको अगर अपने सेल करने जाए, किया नहीं है अभी तक सेल, अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इट इज लाइंग अनसोल्ड। बट अगर अपने बेचने जाए, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 2,35,000। यानी अगर कोई मेरे से ये पूछ लेता है कि बताओ जितना गुड्स तुम्हारे पास सेल करने के लिए था, सुनना मेरे को अच्छे से, अगर कोई मेरे से पूछता है कि बताओ जितना गुड्स तुम्हारे पास बेचने के लिए था, उसको अगर तुम पूरा का पूरा बेचते, तो कितना में बेच डालते? फिर से, जितना गुड्स हमारे पास बेचने के लिए था ड्यूरिंग द ईयर, सबको अगर बेच देते, तो इन टोटल कितना में बेच पाते, मतलब टोटल सेल्स वैल्यू कितना होता? Sir, sales during the year plus sales price of closing inventory. वेरी गुड। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि सर 22 लाख जो गुड्स हमने बेच दिया, जो गुड्स हमने बेच दिया ऑलरेडी, उसका सेल्स वैल्यू है 22,45,500। एंड जो गुड्स नहीं बिका, जरूरी थोड़ी ना कि सारा आइटम्स बिक जाएगा पूरे साल में, कुछ अनसोल्ड रह भी गया, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको अगर अपने मार्केट में बेचने जाए, तो 2,35,000 में बिक जाएगा वो। यानी कि अगर अपने टोटल
जितना गुड्स हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल था, उन टोटल गुड्स को अपने अगर आप बेचने जाएंगे तो टोटल में इतना अमाउंट में बिकेगा। 22,45,500 प्लस 2,35,000 कितना आ रहा है? 22,45,500 प्लस 2,35,000 कितना आ रहा है? 24,80,500। 24,80,500 आ रहा है। यानी जितना माल हमारे पास था बेचने के लिए वो सबको अगर अपने बेच डालते तो इन टोटल में 24,80,500 में सारा का सारा माल मेरा बिक जाता। ठीक है, तो ये क्लियर है। और इन सारे माल को, पूरे के पूरे माल को आपने कितना में खरीदा था? अमाउंट बताओ, कौन बता सकता है? 17,83,841। 17,83,841 में। तो अपने क्या समझे, अपने पास दो डेटा हो गया। अपने पास डेटा नंबर एक, अगर अपने पूरे के पूरे गुड्स को, टोटल गुड्स को सेल करते तो टोटल गुड्स का सेल्स वैल्यू, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का सेल्स वैल्यू, टोटल गुड्स का सेल्स वैल्यू, जितना भी गुड्स हमारे पास बेचने के लिए था उनका टोटल सेल्स वैल्यू 24,80,500 है। एंड देन सेकेंड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल? ये सारे गुड्स का कॉस्ट कितना था? 17,83,841। तो अगर अपने सारे गुड्स को बेच देते तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता? ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता? ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता अगर अपने सारा का सारा गुड्स को बेच डालते? तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता? 6,96,659। निकाला कैसे? 24,80,500 माइनस 17 लाख। 17,83,841। ये सोनू, यस। तो अगर अपने जितना माल परचेज किए थे, जितना कुछ हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल था, वो सबको अगर अपने बेचते तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाता हमारा? हालांकि बेचा नहीं है, बट अगर बेचते तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाता हमारा? 6,96,659 का हो जाता। ठीक है, क्लियर है? तो सर ये सब बातें अपने क्यों कर रहे हैं, ये बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो अपने सारे गुड्स को अगर बेचते तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 6,96,659 होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई मेरे से ये पूछता है कि बताओ तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट का रेट, रेट यानी परसेंटेज कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट यानी परसेंटेज कितना है, तो मैं एक बार के लिए जब ये क्वेश्चन सुना तो मेरे को क्लास 12 का अकाउंटिंग रेशियोज का चैप्टर याद आ गया, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपने पढ़े थे। जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस क्लास सर। 12 में हमने किया था क्या? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, किसी को अगर याद है यस तो सर। बता। GP by ग्रॉस R प्रॉफिट into इंटू 100. सेल्स इंटू करेक्ट, 100। जीपी बाई सेल्स इनटू 100। यानी जीपी का रेट हमेशा बाय डिफॉल्ट, हमेशा बाय डिफॉल्ट सेल्स पर कैलकुलेट होता है। तो जीपी का रेट का फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। तो जीपी रेट कैसे निकालोगे? ग्रॉस प्रॉफिट 6,96,659 डिवाइडेड बाय सेल्स 24,80,500 इनटू 100 करेंगे। सर आपने 22,45,500 का सेल्स क्यों नहीं पकड़ा? कौन बता सकता है इसका जवाब? इसका जवाब कौन मेरे को दे सकता है? मैंने जीपी रेट कैलकुलेट करने के लिए, जीपी रेट मैंने कैसे कैलकुलेट किया? 6,96,659 डिवाइडेड बाय 24,80,500 इंटू 100, ऐसे मैंने जीपी रेट कैलकुलेट किया। तो मेरे को ये बताओ कि मैंने जीपी रेट कैलकुलेट करने के लिए जो एक्चुअल मेरा सेल्स हुआ था 22,45,500, सिर्फ ये अमाउंट को क्यों नहीं लिया? 24,80,500 को क्यों लिया मैंने? कौन इसका जवाब मेरे को दे सकता है? मेरे को पता आप लोग को जवाब पता है, बट थोड़ा सा बोलो एंड कम्युनिकेट करो, बोलो। क्योंकि सर जितना सेल्स हुआ है और जितना होगा आगे उसका भी रेशियो, मतलब टोटल का, मतलब जो नहीं हुआ है सेल्स उसका भी वैल्यू पता करना है, तो उसके हिसाब से जो रेशियो आएगा
जिसका सेल्स नहीं हुआ है वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला अपने को आंसर में। सर ये हाँ बोलो। जीपी में इंक्लूडेड है ना हम लोग का ये लास्ट वाला इन्वेंटरीज का रेट? क्योंकि अपने जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किए हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट टोटल इन्वेंट्री का कैलकुलेट किया है ना। हम लोग जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किए वो टोटल गुड्स का कैलकुलेट किए। ग्रॉस प्रॉफिट ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है 6,96,659, ये कैसे निकाला है? कैसे निकाला है? द सेल्स वैल्यू ऑफ द टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस द कॉस्ट ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यानी जितना गुड्स हमारे पास सेल करने के लिए था ड्यूरिंग द ईयर, उन सबको अगर अपने बेचते, हालांकि बेचा नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास, बट अगर अपने सबको बेचते तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट तब इन दैट केस कितना होता? सारा का सारा गुड्स को बेचते तो इन दैट केस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता 6,96,659। यानी ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग 24,80,500 के सेल्स पर कमाए हैं। जब सारा का सारा गुड्स को बेचते तो ग्रॉस प्रॉफिट होता 6,96,659। यानी ये ग्रॉस प्रॉफिट हम कमाते 24,80,500 के सेल्स पर। ये 6,96,659 का ग्रॉस प्रॉफिट हमने 24,80,500 के सेल्स पर कैलकुलेट किया। ये सोनो, यस तो इसका जीपी रेट भी इसी अमाउंट पर कैलकुलेट होना चाहिए। आई होप सबको समझ में आए, क्लियर है? एक बार प्लीज बोलो। देखो कोई भी टीचर इतना नहीं पूछेगा प्लीज बताओ समझ में आया कि नहीं आया, वो अपना बस पढ़ा के निकल जाएगा। मैं पूछता हूँ तो आप लोग को जवाब भी देना चाहिए ना कि हाँ सर समझ में आया। तो ये कैसे फास्ट अपना प्रोसेस बढ़ते रहेगा ना। तो जीपी रेट कितना निकालोगे? 6,96,659 डिवाइडेड बाई 24,80,500 इंटू 100 कितना आ रहा है? 28.09%. 28.09%। तो ये मेरा जीपी रेट है। तो इस सम में अभी तक हमने क्या क्या किया, ध्यान से सुनना। 15 सेकेंड्स में रिकैप है। 15 सेकेंड्स में रिकैप है। इस सम में हमने अभी तक क्या क्या किया। हमने पहले स्टेप 1 में टोटल परचेज कॉस्ट निकाला। कैसे? जो कॉस्ट ऑफ परचेज है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आया उसमें जीएसटी ऐड किया करके, उसमें फिर पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को ऐड करके हमने टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस निकाला। क्योंकि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो ये जो 17,83,841 है, दिस इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये स्टेप 1 था। तो हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकाला। ओपनिंग स्टॉक अगर होता तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में ऐड हो जाता, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक तो पिछले साल से अपने करेंट ईयर में लेकर आए, तो वो भी करेंट ईयर में बेचने के लिए अवेलेबल फॉर सेल है, तो उसका अमाउंट भी अपने कॉस्ट ऑफ परचेजेस के साथ ऐड कर देते। यानी अगर ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट होता तो वो भी 17,83,841 के साथ ऐड हो जाता। तो हमने पहले स्टेप 1 में कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को कैलकुलेट किया। देन स्टेप 2 में हमने ये कैलकुलेट किया कि ये सारा गुड्स को, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को अगर अपने सेल करते, जितना भी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है सारे के सारे गुड्स को अगर अपने सेल करते तो कितना में सेल कर पाते। एक्चुअल में सेल हुआ 22,45,500 और जो इन्वेंट्री हमारे पास बचा हुआ है उसका सेल्स वैल्यू है 2,35,000। तो अपने सारे गुड्स को कितना में सेल कर पाते? 24,80,500 में सेल कर पाते। ये स्टेप 2 है। देन स्टेप 3 में हमने क्या कैलकुलेट किया? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया कि अगर अपने सारे के सारे गुड्स जो कि अवेलेबल फॉर सेल थे सबको अगर अपने सेल कर देते तो इन दैट केस कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट किया? इन दिस सम ओनली। कैसे कैलकुलेट किया? सेल्स वैल्यू ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अर्न्ड
अर्न हुआ नहीं है, बट इतना हो जाता अगर अपने सारे गुड्स को बेच देते तो 6,96,659, ये मेरा स्टेप 3 था। देन स्टेप 4 में हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट किया। ग्रॉस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला क्लास 12 से मेरे को याद है, जीपी बाई सेल्स इनटू 100, जीपी 6,96,659। एंड ये जीपी जो है किस सेल्स वैल्यू पर कैलकुलेट हुआ, 24,80,500 पर कैलकुलेट हुआ, तो इसका जीपी रेट भी 24,80,500 पर कैलकुलेट होगा। तो हमने स्टेप 4 में जीपी रेट कैलकुलेट किया, जो क्या है मेरा 28.09। क्लियर है? यस और नो? तो मेरे पास जीपी रेट अल्टीमेटली स्टेप 4 में जाकर मिला। तो स्टेप 4 में जाकर मेरे को जीपी का रेट 28.09 मिल गया। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट एक बार फिर से पढ़ते, फाइंड आउट। ये नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को खाली कॉस्ट समझ में आता है, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। तो मेरे को ये पूरे स्टेटमेंट से यही समझ में आया कि मेरे को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज निकाल कर देना है। ठीक है, ये नॉन हिस्टोरिकल क्या है या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड क्या है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मेरे को पल्ले क्या पड़ा, मेरे को क्या समझ में आया, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज ये पूछा, ये मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज मांग रहा है शायद। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट मांग रहे हैं। इन्वेंट्रीज मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, तो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज का कॉस्ट मांग रहे हैं। बट क्वेश्चन में क्लोजिंग इन्वेंट्रीज का क्या दिया हुआ है, सेल्स प्राइस दिया हुआ है। सेल्स प्राइस 2,35,000 दिया हुआ है। अपने को क्या चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज का कॉस्ट चाहिए। दिया हुआ क्या क्वेश्चन में, सेल्स प्राइस। तो सेल्स से कॉस्ट निकालना है। तो सेल्स में से अगर अपने ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो मेरे को कॉस्ट मिल जाएगा। यस और नो? सेल्स में से अगर अपने प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो मेरे को कॉस्ट मिल जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है। अब ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कितना है, 28.09% ऑफ द सेल्स वैल्यू, बिकॉज जीपी रेट हमेशा सेल्स पर कैलकुलेट होता है। तो ये जो रेट है ये सेल्स वैल्यू पर है, सो जीपी रेट इज 28.09% ऑफ द सेल्स वैल्यू। तो अगर मेरा सेल्स वैल्यू है 2,35,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेल्स वैल्यू 2,35,000, तो इस पर जीपी निकालो कितना आएगा, 2,35,000 इंटू 28.09% करो, कितना आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है बताओ। 2,00,000, 66,000। 66,000 कुछ आ रहा है, 66,000 आ रहा है, सबका आ रहा है 66,000, यस नो? 66,000 कुछ आ रहा होगा, 10 रुपये ऊपर नीचे, 5-6 रुपये ऊपर नीचे, 66,000 आ रहा है। 2,35,000 इंटू 28.09%, हाँ 66,012 रुपीज आ रहा है, 11.5 इज 12, 66,000, 66,012, 66,012 रुपीज आ रहा है। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो तो कॉस्ट निकल जाएगा, सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो मेरा कॉस्ट ही तो आता है ना, बिकॉज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, तो सेल्स में से प्रॉफिट को हटा दो तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा। समझ में आया? ये सोनो? तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कितना आ रहा है, 2,35,000 माइनस 66,012, कितना आ रहा है, 1,68,988 इज माई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। अब ठीक है, अब ये अपने कैसे निकाली, ये मेथड का नामकरण का लॉजिक को समझो। मेथड का नाम क्या, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड मतलब हमने सेल्स वैल्यू में से जीपी को माइनस करके सेल्स वैल्यू को एडजस्ट किया टू कैलकुलेट द कॉस्ट, दैट इज व्हाई द नेम एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। सेलिंग प्राइस में से अपने प्रॉफिट का एडजस्टमेंट यानी प्रॉफिट को माइनस करके कॉस्ट को निकाला, सो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। यानी सेल्स प्राइस को यूज करके हमने इन्वेंट्री का कॉस्ट को निकाला, तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। नॉन हिस्टोरिकल का मतलब क्या, नॉन हिस्टोरिकल, तो पहले हिस्टोरिकल का मतलब समझो। हिस्टोरिकल मतलब जिस दाम पर परचेज हुआ था, हिस्टोरिकल मतलब
हिस्ट्री से आता है। नॉन हिस्टोरिकल का मतलब समझने के लिए पहले हिस्टोरिकल का मतलब समझो। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। तो हम लोग डायरेक्टली तो ओरिजिनल कॉस्ट पता नहीं कर रहे हैं ना, समझ मारे ना, हम लोग तो बैक कैलकुलेशन करके कॉस्ट को निकाल रहे हैं। हम लोग थोड़ी ना परचेज इनवॉइस, यानी जिस दाम में ये पहले परचेज हुआ था ओरिजिनल, इसका जो ओरिजिन, हिस्ट्री, ओरिजिन, ओरिजिनल प्राइस, कॉस्ट, तो वो इनवॉइस से पता चलेगा। हम लोग थोड़ी ना इनवॉइस को रेफर करके इसका ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट को पता कर रहे हैं। हम लोग इसका कॉस्ट को कैसे निकाल रहे हैं, सेल्स में से जीपी को माइनस करके बैक कैलकुलेशन करके। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो सर हिस्टोरिकल कॉस्ट कैसे पता चलेगा, ये तो मेरे को इनवॉइस से पता चल सकता है। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री मींस ओरिजिन, ओरिजिन तो ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू तो इनवॉइस में ही होता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट केवल इनवॉइस से पता चल सकता है। और इधर में हमने सेल्स में से जीपी माइनस करके कॉस्ट को निकाला, तो ये मेरा नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट है। अब समझ में आया, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्लियर है? तो इसमें कुल मिलाकर कितने स्टेप्स हुए, 5 स्टेप्स हुए, यस और नो? इसमें कुल मिलाकर कितने स्टेप्स हुए, 5 स्टेप्स हुए। पहला स्टेप क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सेकेंड स्टेप, sales value of the goods available for sale. Third step, gross profit of the goods available for sale. Fourth step, GP rate. Fifth step, sales value of the closing inventories minus GP is equal to cost, non-historical cost of inventories using adjusted selling price method. Clear है? ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटेंस है, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लेकर करेंगे अपने। एंड एक साथ सारे टाइप का क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं करना अपने को, तो एक एक करके इसको, बिकॉज है ये स्कोरिंग, है ना, बट समझने में थोड़ा टाइम लगता। क्लियर है? अब इलस्ट्रेशन 7 तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अब तो पूरा नाम का लॉजिक अपने को पता है, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब पता है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का मतलब पता है, तो अपने फटाफट अपने को स्टेप्स भी पता है। तो पहला स्टेप क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो वो मेरा कॉस्ट ऑफ परचेज है। ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है इसमें, ओपनिंग इन्वेंट्री होता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में वो ऐड हो जाता, बट इधर में भी नील है, यानी हमारा स्टेप 1 में कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 2 लाख है। देन स्टेप 2 में द सेल्स वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये आप लोग मेरे को बताओ कितना आएगा वो। स्टेप 2 का अमाउंट मेरे को बताओ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, सेल्स वैल्यू ऑफ द, सॉरी, स्टेप 2 का अमाउंट मेरे को बताओ, द सेल्स वैल्यू ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, बताओ। हाँ, 2 लाख 2 लाख, बस इतना ही? 2,50,000। 2,50,000 होगा हाँ ना? सर क्लोजिंग 2 लाख या 2,50,000, फ्रीज करो एक अमाउंट को। 2,50,000। 2,50,000 होगा, ठीक है। जितना गुड्स हमारे पास है सबको अगर बेचेंगे तो टोटल में 2,50,000 में बेच पाएंगे, बिकॉज जो गुड्स बिक चुका वो 2 लाख में बिक चुका है, एंड जो बचा हुआ क्लोजिंग इन्वेंट्री उसका सेलिंग प्राइस 50,000 है। यानी सारे गुड्स को अगर अपने बेचने जाएंगे तो 2,50,000 में बिक जाएगा। सो द टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज इक्वल टू रुपीज 2,50,000। यानी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इन दैट केस कितना होता अगर अपने सारे गुड्स को बेच देते तो, कितना का प्रॉफिट होता? 50,000। 50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट होता। कैसे निकाला 50,000? सेल्स वैल्यू ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 2,50,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 2 लाख इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट 50,000। जीपी का रेट बता दो, जीपी का रेट बताओ, जीपी का रेट, जीपी बाय सेल्स इनटू 100, जीपी 50,000। ये 50,000 का 20%। जीपी किस पर कैलकुलेट किए, कितने सेल्स वैल्यू पर कैलकुलेट किए? 2,50,000 पर। तो बताओ जीपी का रेट।
कितना है? किसी ने बोला, मैंने सुना नहीं, बताओ कितना 20। रेट? 20% आया। सो जीपी का रेट 20%। क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस 50,000 है। 50,000 का 20%, 20% ऑन सेल्स है ना। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस 50,000 है, तो 50,000 का 20% करो, कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। यस सर। 10,000 प्रॉफिट को माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस से माइनस करो, तो मिल जाएगा मेरे को कॉस्ट। कितना आ रहा है? 40,000। ये मेरा नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट है यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो इलस्ट्रेशन 6 एंड 7 एक जात का है, टाइप 1 का है। क्लियर है? देखो ये कितना क्विकली हो गया ना। राइट? ये सुनो। यस सर। ठीक है, तो अपने आज इलस्ट्रेशन 7 तक ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास बाकी इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जितना हो पाएगा करेंगे। ठीक है? समझ में आज का डिस्कशन? बिल्कुल नेक्स्ट क्लास आने से पहले मेरे को रिवाइज करके आना है। एंड लास्ट क्लास जो चैप्टर ने कंप्लीट किया था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आई होप आप सबने उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बिकॉज हर एग्जाम में बीआरएस से क्वेश्चन आया ही है, तो अपने को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पीछे का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल चैप्टर के एंड में, स्टडी मटेरियल चैप्टर के एंड में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, एमटीपीज, आरटीपीज के सारे क्वेश्चंस को छाट छाट के कल तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। कोशिश करना आज ही कंप्लीट कर लो, बट कल तक कम से कम कंप्लीट कर ही लेना है। ठीक है? अपने क्लास के साथ चलेंगे तो अपने को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अपना काम होते जा रहा है, अदरवाइज बात के लिए छोड़ेंगे तो टाइम बचा ही कितना है ना? क्लियर है? ओके देन, आज यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास उसको कंटिन्यू करेंगे। चलो देन, थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।